नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बड़ी खबर है, जहां वंदे मातरम पर लोकसभा में बड़ी चर्चा। पीएम मोदी करेंगे चर्चा की शुरुआत। लोकसभा में चर्चा के लिए 10 घंटे का समय और राहुल गांधी और वेणुगोपाल चर्चा में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा और इसके साथ ही लोकसभा में चर्चा के लिए 10 घंटे का समय। पीएम मोदी करेंगे चर्चा की शुरुआत। वंदे मातरम पर लोकसभा में बड़ी चर्चा होगी और पीएम मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। लोकसभा में चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित है। राहुल गांधी और वेणुगोपाल चर्चा में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लोकसभा में चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और इसके साथ ही यहाँ बता दें कि राहुल गांधी और वेणुगोपाल भी यहाँ शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर चर्चा की जाएगी और वंदे मातरम के लिए बता दें कि 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। यहाँ बता दें कि राहुल गांधी और वेणुगोपाल भी चर्चा में शामिल होंगे। दिल्ली में आयोजित अमृत सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण नीति, पारंपरिक कलाओं, लोक संस्कृति और समुदाय आधारित विरासतों को संरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के क्षेत्र में अपने अनुभवों एवं प्रयासों को साझा किया। जयशंकर ने कहा कि भारत अपनी विविधता, समृद्ध और जीवन सांस्कृतिक परंपराओं को विश्व मंच पर और भी अधिक प्रभावी रूप से पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का शुभारंभ और निरीक्षण किया। उन्होंने सबसे पहले एएमसी द्वारा नवनिर्मित वस्तातुर्भ झील का उद्घाटन किया, जिसे आधुनिक सुविधाओं और पर्यावरण हितैषी ढांचे के साथ तैयार किया गया। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी, जहां युवाओं के लिए अत्याधुनिक खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही अमित शाह ने शहर में नवनिर्मित जिम और लाइब्रेरी का भी दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों की सराहना की। इन विकास परियोजनाओं को अहमदाबाद में नागरिक सुविधाओं को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए सशक्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित औपचारिक परेड में हिस्सा लिया। इस अवसर पर विभिन्न सुरक्षा बलों के अधिकारी और जवान भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने होमगार्ड्स की सेवाओं की सराहना की और उनका उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि उनकी भूमिका राज्य की सुरक्षा और नागरिक कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। होमगार्ड स्थापना दिवस रैपिड परेड के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रायपुर विधानसभा के माननीय विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ जी, राजपुर विधानसभा के माननीय विधायक श्री खजानदास जी, माननीय विधायक कैंट श्रीमती सविता कपूर जी, श्री श्यामवीर सैनी जी, शंभू पासवान जी, कैलाश पंत जी, मधु भट्ट जी और यहाँ पर उपस्थित सचिव गृह श्री शैलेश बगोली जी, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड श्री विक्रम सेठ जी, डीजी होमगार्ड डॉक्टर पीवीके प्रसाद जी, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर श्री डॉक्टर वी मधुभूषण जी, संजीव कुमार जी,
एवं यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी होमगार्ड्स के हमारे जवान, सभी आज आए हुए यहाँ पर अतिथिगण, सभी हमारे होमगार्ड्स एवं उनके सभी पारिवारिक जन, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए समस्त छात्र एवं छात्राएं, उपस्थित नौजवान साथियों, मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी का आज इस अवसर पर हमारे होमगार्ड्स के समस्त अधिकारीगणों का, समर्पित जवानों का और सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा आप सभी को आज 63वें होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं आप सभी जवानों के हौसले, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और सेवा भावना को नमन करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज इस अवसर पर आपके द्वारा प्रस्तुत की गई शानदार रैली परेड अत्यंत ही मनोहारी। परेड में राष्ट्र सेवा के प्रति आपके समर्पण, साहस और उत्कृष्टता की शानदार झलक देखने को मिली। साथ ही इस परेड में हमारी महिला होमगार्ड्स ने जिस सामंजस्य, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुति दी, वह भी अत्यंत सराहनीय गई। साथियों, राष्ट्र सेवा का अद्वितीय उदाहरण यदि कहीं स्पष्ट देखने को मिलता है तो वो आप जैसे समर्पित जवानों के बीच आकर ही अनुभव होता है। आप सभी कठिन से कठिन परिस्थितियों में धैर्य, समर्पण और अदम्य इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, जनसेवा के दायित्वों को निभाने में सदैव अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मैंने स्वयं देखा है कि अपनी ड्यूटी के दौरान हमारे होमगार्ड्स के जवान न तो धूप की परवाह करते हैं, न बरसात से उनके हौसले कमजोर पड़ते हैं और न ठंड में उनके हाथ कांपते हैं। वो हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में पूरी निष्ठा और समर्पण से डटे रहते हैं। आज हमारे होमगार्ड केवल यातायात प्रबंधन और कानून व्यवस्था को बनाए रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुंभ और कांवड़ यात्रा जैसे विशाल धार्मिक आयोजनों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में भी वे अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही 4 धामों के साथ साथ हरिद्वार में स्थापित होमगार्ड्स हेल्प डेस्क देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमें समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। प्रत्येक वर्ष हमें किसी न किसी रूप में आपदा का सामना करना पड़ता है। मुझे गर्व है कि हमारे होमगार्ड्स के जवान प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी आवश्यकता पड़ने पर त्वरित रूप से घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य करने में पूरी तत्परता और समर्पण के साथ जुट जाते हैं। साथियों, आप सभी के हौसले और समर्पण को उचित सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने होमगार्ड जवानों के कल्याण और संगठन के उत्थान हेतु अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एक ओर जहां हमारी सरकार ने पहली बार होमगार्ड जवानों को 12 आकस्मिक अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है, वहीं महिला होमगार्ड्स को प्रसूति अवकाश प्रदान करने की सुविधा भी प्रारंभ की है। इसके अलावा हमने जहां एक ओर पुलिस कर्मियों और एनडीआरएफ की भांति 9000 फीट से
अधिक ऊंचाई पर ड्यूटी करने वाले होमगार्ड स्वयंसेवकों को 200 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। वहीं हम एसडीआरएफ के जवानों के साथ प्रशिक्षित हुए होमगार्ड के जवानों को 100 रुपये प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर कुछ घोषणाएं भी मैं करना चाहता हूं। होमगार्ड स्वयंसेवकों को वर्दी भत्ता अनुमन्य किया जाएगा। राज्य में अंतरजनपदीय ड्यूटियों में तैनात होने वाले होमगार्ड स्वयंसेवकों को मिलने वाले भोजन भत्ते को 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये किया जाएगा। नागरिक सुरक्षा संगठन के स्वयंसेवकों को मिलने वाले प्रशिक्षण भत्ते को 50 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार इसी प्रकार आपकी सुविधाओं के विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य करती रहेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे होमगार्ड अपने साहस से, अपने समर्पण से और निष्ठा के साथ इसी प्रकार सभी कामों को और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तराखंड को सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने में अपना योगदान प्रदान करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को पुनः होमगार्ड दिवस की, स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक सीएम सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक और कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण एजेंडा शामिल है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख इसमें तय हुई। कई एजेंडों पर कैबिनेट बैठक में चर्चा, पर्यटक वाहनों के संचालन आयु पर चर्चा और इसके साथ ही 6 जिलों के गांवों की अदला बदली पर फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर्यटक वाहनों के संचालन आयु पे स्तर और हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख इस बैठक में तय होगी। सीएम सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता सीएम सैनी करेंगे। कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण एजेंडे पे शामिल और चर्चा, इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख भी तय होगी। कई एजेंडों पर कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। पर्यटक वाहनों के संचालन आयु पर चर्चा की जाएगी। 6 जिलों के गांवों की अदला बदली पर फैसला होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां सीएम सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख इसमें तय की जाएगी और इसके साथ ही सीएम सैनी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होगा। कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण एजेंडे इसमें शामिल हैं। हरियाणा विधानसभा की शीतकालीन सत्र की तारीख तय होगी। कई एजेंडों पर कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। पर्यटक वाहनों के संचालन आयु पर चर्चा होगी और 6 जिलों के गांवों की अदला बदली पर फैसला लिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी के कार्यों की गति देने के लिए मंडल अध्यक्षों, जिलों के प्रभारी और प्रदेश पदाधिकारियों की संगठनात्मक बैठक की। उन्होंने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया और बीएलओ के गठन पर निर्देश दिए। साथ ही प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को हर बूथ पर सुनाने और लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया। पार्टी के कामों को गति देने के लिए हमारे आज मंडल के अध्यक्ष, सभी जिला के अध्यक्ष और जिला के प्रभारी, प्रदेश हमारे पदाधिकारी आज एक संगठनात्मक बैठक थी जिसमें कई विषयों के ऊपर चर्चा की है। जो चुनाव आयोग एक उन्होंने अपना कार्य चल रहा है एसआईआर का, उसको लेकर के भी हमने कार्यकर्ताओं को कहा है कि हमारे नीचे जो बीएलए टूल्स हैं उनका ठीक प्रकार से गठन हो और नीचे काम को गति से वो करें। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात है, हर महीने अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री जी के मन की बात होती है, वो भी 100% हर बूथ के ऊपर सुनी जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं उससे कहीं न कहीं ज्ञानवर्धन होता है। ऐसे लोगों से वो अवगत कराते हैं जिन्होंने देश, समाज, वर्ग के लिए अच्छा काम किया है।
ऐसे लोगों को वो सामने लेकर के आते हैं। और आत्मनिर्भर भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमने दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति भारत बनेगा, उसको लेकर के काम कर रहे हैं। क्योंकि चौथी स्थान के ऊपर भारत पहुंच गया है, तीसरे स्थान के ऊपर आत्मनिर्भर भारत से ही रास्ता जाएगा, उसकी झंडी भी हमने दिखाई है। आज से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और ये 24 दिसंबर तक चलेगा। हर घर हर गांव को टच करेंगे ताकि लोगों को इससे अवगत कराया जाए, उनको जागरूक किया जाए कि वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और स्वदेशी को हम अपनाएं, उसको लेकर के ये आज यात्रा का शुभारंभ किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चाणक्यपुर स्थित PSOI क्लब में आयोजित भक्ति कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित संतों, विद्वानों और देश भर से आए भक्तों का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसी आध्यात्मिक पहल समाज को सकारात्मक दिशा देती है और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करती है। सम्मेलन के दौरान भगवान मुरुगन की परंपरा, संस्कृति और आध्यात्मिक महत्व पर विशेष सत्र आयोजित किए गए। कार्यक्रम स्थल पर भक्ति संगीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और आध्यात्मिक विमर्श भी हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में जनता से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को व्यक्तिगत रूप से उनके मुद्दों के समाधान का भरोसा दिलाया और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों और सरकार के बीच संपर्क मजबूत करना और समस्याओं का निवारण सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद के विरुद्ध तेज मुहिम जारी है। उन्होंने कहा कि जहां 2 वर्ष पहले 3 जिले नक्सल प्रभावित थे, वहीं अब डिंडोरी और मंडला को नक्सल गतिविधियों से मुक्त किया जा चुका है और बालाघाट में भी लगातार सफलता मिल रही है। कई इनामी नक्सलियों के आत्मसमर्पण को बड़ी उपलब्धि बताते उन्होंने विश्वास जताया कि जनवरी 2026 तक नक्सलवाद पर निर्णायक जीत हासिल की जाएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में देश भर में नक्सलाइट के खिलाफ जो मुहिम चलाई है, मध्य प्रदेश सरकार भी डे फर्स्ट से इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ी है। विगत 2 वर्ष में हमारे 3 जिले मोटे तौर पर नक्सल प्रभावित माने जाते थे, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। बीते वर्ष में हमारी पुलिस बल की ताकत के भरोसे से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमने क्रमशः डिंडोरी, मंडला को पहले नक्सलवादी गतिविधियों से मुक्त किया था। बाद में बालाघाट की भी गंभीरता के मामले में लगातार सफलता के बलबूते पर, जिसके कारण से अकेले 2025 में 10 हार्डकोर नक्सलियों को मारने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश पुलिस ने बनाया है। इसी का परिणाम रहा कि लगातार सतत महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां भी नक्सली मूवमेंट चल रहा है, लगातार सब संयुक्त प्रयास के आधार पर 1 नवंबर को सुनीता ने हमारे यहाँ सरेंडर किया। ये पहला सरेंडर था जिसको 17.5 लाख का इनाम उस पर था। आज 10 अलग अलग नक्सलियों ने, जिनके ऊपर क्रमशः 62 लाख का इनाम तो सुरेंद्र, कबीर और राकेश ओडी पे था, और बाद के भी लाल सिंह मरावी, शिल्पा, सलिता, नवीन, नुप्पो, जयशीला, विक्रम, जरीना, समारू, इन पे 14-14 लाख के इनाम सब मिलाकर के 2 करोड़ 72 लाख के आसपास के अलग अलग इनामी नक्सलियों ने मैं हथियार के सरेंडर किया। ये हमारे अपने हाक फोर्स की, मध्य प्रदेश पुलिस की और हमारे केंद्रीय सशस्त्र बलों की संयुक्त कार्रवाइयों के परिणाम है। और इसके बाद हमारा यहाँ क्रमशः ये मान के चले कि अब एक तरह से कान्हा भी हमारा नक्सलाइट मूवमेंट से फ्री हुआ है।
बालाघाट का भी बड़ा हिस्सा हमारा फ्री हुआ है। मंडला और डिंडोरी का मैंने पूर्व से बता दिया है और हमारे दबाव का परिणाम है कि 11 समीपवर्ती जिले में बीते समय उनने सरेंडर किया है। तो मैं मान के चलता हूं कि 2026 जनवरी तक का जो टारगेट माननीय गृह मंत्री जी ने अनाउंस किया है, हम निश्चित रूप से अपने इस अभियानों के बलबूते पर सफलता हासिल करेंगे। मैं अपने शानदार जवानों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इसमें भूमिका अदा की। मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि हमारी पुनर्वास पॉलिसी के बलबूते पर सशस्त्र नक्सली मूवमेंट वाले दुर्दांत या जिस प्रकार के भी नक्सलाइट हैं, वो अगर सामान्य धारा के साथ चलते हैं, हथियार को रखते हैं, कानून को मानते हैं, तो हम उनकी पुनर्वास की गारंटी लेते हैं। उनका आगे का जीवन भी हम सब प्रकार से महफूज करने की बात करेंगे। जो शासन की योजना हो सकती है उससे उनका हित का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जो इस लाइन पे नहीं आते हैं, हर हालत में 2026 छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुख्यमंत्री निवास पर सौजन्य मुलाकात की। दोनों नेताओं के विभिन्न विकास, प्रशासनिक और आपसी सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात को दो राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने श्री जी ठाकुर की 138वीं जयंती के अवसर पर सत्संग विहार में आयोजित धृति वंदना उत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर विभिन्न धर्मगुरु, अनुयायियों और समाजसेवी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने धर्म और समाज सेवा के महत्व पर अपने विचार साझा किए और श्रद्धालु को बधाई दी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। कांग्रेस द्वारा 2024 के चुनावों में वीडियो फैलाने के आरोप के बीच प्रधानमंत्री मोदी पर आरक्षण समाप्त करने का कोई सच्चाई नहीं है। जनता को उनके नेतृत्व में सामाजिक न्याय मिल रहा है। के इस एजेंडे में हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। हमने इसको संविधान की मूल भावना में भी देखा, परखा, समझा। उसके बाद संसद में जब बहस होती थी या अब भी हो रही है, तो सामाजिक न्याय का जिक्र प्राय होता है। राम मनोहर लोहिया जी ने इस शब्द को कई बार कोट किया, सोशल जस्टिस। और भारतीय राजनीति में भी सोशल जस्टिस एक एजेंडा बना हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो नीतियां बना रहे हैं, उससे सोशल जस्टिस की जो मूल भावना है उसकी पूर्ति होती दिख रही है फील्ड में। जैसे किसी का कच्चा घर था, वो मोदी जी के कालखंड में पक्का बन गया, सोशल जस्टिस। किसी के घर में लाइट नहीं थी, मोदी जी के कालखंड में लाइट आ गई, बिजली, हर घर बिजली योजना के तहत, सोशल जस्टिस। जो सामाजिक सम्मान का विषय रहता था, दलित समाज का भी, वंचित वर्ग का भी, SC/ST वर्ग का भी, तो मोदी जी ने बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी के नाम से पंचतीर्थ विकसित किए। दलित समाज को सामाजिक सम्मान मिला, सोशल जस्टिस की पूर्ति होने में सहयोग किया। आप देखेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में भी एक वेंचर कैपिटल फंड। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही।